गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर बोलने को एक पब्लिक फंक्शन में। उन्होंने ये बोला है कि वो अपने जो व्यूज़ हैं वो रादर अपनी जजमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, किसी पब्लिक प्रोनाउंसमेंट या पब्लिक एड्रेस में नहीं। ठीक है, तो अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 1973 में केशवानंदा भारती केस में जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आउटलाइन की थी। और उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 में जो पावर है पार्लियामेंट को जो है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक फ्रेमवर्क के जो डॉक्यूमेंट है उसी को ही वो अमेंड कर दें। ठीक है, वो पावर वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली एक जुडिशियल प्रिंसिपल है जो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे पार्लियामेंट भी हो वो। तो अब कई तरह के जो हैं जजमेंट से ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये एमर्ज हुआ है। अगर हम गोलकनाथ केस देखें 1967 का, तब उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको जो है अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको भी चेंज कर दो। ठीक है, तो मतलब पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी प्रोविजन को, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये प्रोपाउंड किया था केशवानंदा भारती केस से। और इसमें कहा गया था कि हर प्रोविजन को आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होगा उसका। ठीक है, ये देखा जाएगा कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर उससे वॉयलेट तो नहीं हो रहा। तो पार्लियामेंट ने इस जो है बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिएक्ट किया। ठीक है, और इस एक्ट में जो है 368 आर्टिकल को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि कोई लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मिनर्वा मिल्स केस में इस प्रोविज़न को इनवैलिडेट करते हुए कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं हम, और वो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर 1981 में वामन राव केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को दोबारा से जो है वो क्लैरिफाई किया गया और उन्होंने कहा कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो अप्रैल 24, 1973 मतलब जब केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई थी उसके बाद पर ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो अगर देखें तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर जो हमारी पॉलिटी का है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ एट्सेट्रा, ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर कोई भी आप लॉ लेकर आते हो या कोई भी आप अमेंडमेंट लेके आते हो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, अगर वो इनमें से किसी भी प्रिंसिपल को वॉलेट कर रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो नलीफाई कर देगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है वो वाशी में, नवी मुंबई में शुरू हुई है और ये 1990 में पहली बार प्लान की गई थी। एक फोरम बनाया गया है डिस्कशन और इंटरेक्शन के लिए इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइसेस के बीच में। एक कॉन्ग्लोमरेशन है ग्लोबल स्पाइस इंडस्ट्री की, इसको ऑर्गेनाइज सबसे पहली बार क्या और अभी भी स्पाइसेस बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वही करता है। इस बार का थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। 1987 में इसको स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर जो है ये फंक्शन कर रहा है और ये 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बोर्ड एक लिंक है इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अब्रॉड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट को जो है के फेवर में वोट किया है। तो ये एक्ट जो है रॉ मटेरियल जो है हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, जो जिनमें सप्लाई चेन डिसरप्शंस की इशू रहता है क्योंकि उनके रिसोर्सेज कंसनट्रेटेड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। लगभग 30 ऐसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया गया जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ और मैग्नीशियम। और कहा जा रहा है कि अपनी जो है सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, सर्कुलरिटी मतलब रिसाइकलिंग वगैरह करेंगे ताकि हमें बाहर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे कि कैसे एफिशिएंसी या फिर हम सब्स्टिट्यूट डेवलप कर सकते हैं इन मिनरल्स के। ठीक है, तो अब इसमें बेंचमार्क्स भी बनाए गए हैं 2030 तक के डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ बढ़ाने के। इसमें कहा गया है कि लगभग 10% जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कम से कम 10%। अब
अपनी कंजम्पशन का, 40% तक जो है हम प्रोसेसिंग करेंगे उसकी, 15% तक जो है हमारा अपनी कंजम्पशन के रिसाइकलिंग करेंगे, और एक सोर्स के ऊपर, एक सिंगल थर्ड कंट्री के ऊपर 65% से ज़्यादा जो है हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर सप्लाई चेन मॉनिटरिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब भी इंश्योर करता है ये एक्ट। ठीक है, और ऑब्लिगेशन डाल रहा है लार्ज कंपनीज़ के ऊपर कि वो स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज जो प्रोड्यूस करती हैं उनको वो अपने स्ट्रेटजिक स्टॉक्स मेंटेन करके रखें। ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन EU सफ़र उसमें ना करे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जितने भी बर्थ्स और डेथ्स रिपोर्ट होंगी अक्टूबर 1 से कंट्री में, वो डिजिटली रजिस्टर की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर। तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो भी आपको मिलेगा, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। इससे ही आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट जॉब्स, पासपोर्ट, आधार, वोटर एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये सब कर पाओगे। मतलब बेसिकली जो भी अक्टूबर 1 के बाद अब से पैदा होंगे, ठीक है, या फिर जिनकी डेथ होगी, तो उसको डिजिटली आप रजिस्टर कर पाओगे। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको अपडेट करने के लिए भी एक सेंट्रल डेटाबेस जो है ये बनाया जाएगा, और राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल, सब में ये यूज़ हो सकेगा। स्टेट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि उन्हें करना ही करना पड़ेगा। बर्थ्स और डेथ जो है वो सेंटर के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जो है वो रजिस्टर जो है अपडेट करने पड़ेंगे। तो अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देख लेते हैं। तो एक रजिस्टर है जिसमें कि पर्सनस की डिटेल होती है जो जनरली इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं। पहली बार 2010 में इसको प्रिपेयर किया गया था, 2015 में इसको अपडेट किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर इसको इशू किया गया था, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस देता है ये यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया है ताकि वो अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेज जो है वो उसको रीस्टॉक कर सकें, ताकि हम नीपा वायरस से जो है वो लड़ सकें। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली प्रोटीन्स जो लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं, और ये प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में बनती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होती हैं। ये एंटीजेंस के ऊपर जाकर लग जाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मतलब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है ये, है ना, कोई भी फॉरेन मटेरियल के ऊपर जाकर ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मोनोक्लोनल मतलब कि एक ही तरह की एंटीबॉडीज़, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसको जो है इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? एक सिंगल टाइप ऑफ इम्यून सेल जिसको हम बी सेल कहते हैं, उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाया जाता है। आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ उसी से ही फॉर्म होती हैं, और हाईली स्पेसिफिक होती हैं एंटीबॉडीज़ जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही टारगेट कर रही हैं, जैसे इस केस में निपा वायरस के जो एंटीजन है उसको। अब ये आपके जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसको ग्रेट प्रिसीजन के साथ टारगेट करती हैं, और जो है इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, कई तरह के इसके मेडिकल एप्लीकेशन है, सिर्फ वायरस से डील करने में ही नहीं बल्कि कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीजेज, इन्फेक्शियस डिसीजेज, सब में ही ये काम आ सकती है। अब मोनोक्लोनल वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है? मोनोक्लोनल मतलब कि सिर्फ एक ही एंटीबॉडी के क्लोन्स बनाए हैं, और पॉलीक्लोनल मतलब कई तरह के इम्यून सेल्स के जो है वो क्लोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा एंटीजन को टारगेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूनो स्पेसक्राफ्ट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के जूनो मिशन ने 53rd क्लोज फ्लाई बाय ऑफ जुपिटर कंप्लीट किया है, और वो जुपिटर के वॉल्केनिक मून लो के पास से जो है वो गुजरा है। ठीक है, तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। 5 साल की इसकी जर्नी थी, लेकिन जब ये ख़त्म होने लगी इसकी जर्नी, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करके जुपिटर के सिस्टम को फुली एक्सप्लोर करने के लिए भी कह दिया गया। ठीक है, तो ये अब इस टाइम पर जुपिटर के मून्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है, और कोई सॉलिड प्लानिटरी कोर को भी जो है ये देखना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के, वाटर को मेजर करना, अमोनिया को मेजर करना डीप एटमॉस्फेयर में, ये सब काम भी अभी इस टाइम ये जूनो स्पेसक्राफ्ट कर रहा है। अब जो उसका जुपिटर का मून है लो नाम से, उसके बारे में देखते हैं। लो जो है मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव है वर्ल्ड में, हमारे एक्टिव वर्ल्ड है सोलर सिस्टम का, और ये स्लाइटली लार्जर दैन अर्थ का मून है। टाइडली लॉक्ड है ये जुपिटर से, और लगभग 1.8 अर्थ डेज लगते हैं इसको अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए। बहुत ही थिन इसका एटमॉस्फेयर है, और वो भी मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड से ही बना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शांति निकेतन। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली शांति निकेतन जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का होम था, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है इंस्क्राइब कर दिया गया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का होम था, और ये यहाँ पर कई तरह के स्कल्पचर्स, फ्रेस्कोज, म्यूराल्स और पेंटिंग्स मिलेंगे आपको, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नंदलाल बोस
राम किनकर, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय जो है उन्होंने बनाई है। यहाँ पर पौष मेला बहुत फेमस है, जनरली दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है ये। जयदेव मेला, बसंत उत्सव और बॉल सिंगर्स यहाँ पर बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहाँ पर जो है वृक्षारोपण फेस्टिवल भी मनाया जाता है। पौष मेला पर यहाँ का सबसे फेमस होता है एनुअल फेयर, और ये लगभग 7th डे ऑफ पौष मंथ, जो आपके दिसंबर, मिड दिसंबर से आसपास शुरू होता है, तब ये मनाया जाता है और ये बहुत फेमस होता है। अब हम देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक लैंडमार्क है या एरिया है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन द्वारा, जो कि 1972 में बनाया गया है। तो ये जो साइट्स हैं यूनेस्को डेजिग्नेट करती है किसी भी कल्चरल, हिस्टोरिक या साइंटिफिक या किसी भी फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस की साइट को रिकोगनाइज करने के लिए। ये साइट्स को हम कल्चरल, नेचुरल या मिक्स्ड साइट जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं TTPs बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IIT कानपुर ने रिसेंटली TTPs बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क डेवलप किया है। TTP का मतलब क्या होता है? टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ये जनरली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो है ये टर्म को यूज़ करते हैं। बिहेवियर्स, प्रोसेसेस, एक्शंस और स्ट्रेटजीज जो जनरली साइबर क्रिमिनल्स एम्प्लॉय करते हैं किसी भी साइबर अटैक के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो TTP बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क के बारे में हम देखें तो एक टूल बनाया गया है साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। NTIHAC फाउंडेशन ने IIT कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ इसको डेवलप किया है। ये हमें साइबर क्राइम्स को ट्रैक और क्लासीफाई करने में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा चेन ऑफ एविडेंस को, जिसको कि बाद में केस सॉल्व करने में हमें हेल्प हो सकेगा। एविडेंस को मैपिंग करने में भी हेल्प करेगा, जिससे कि हम क्रिमिनल्स को कन्विक्ट कर सकें। तो ये क्राइम एग्जीक्यूशन पाथ को भी जो है बता पाएगा कि ऐसा जो है पाथ होना था इस साइबर क्राइम का, और जो है यूज़र के कीवर्ड्स के हिसाब से जो है ये डिफाइन कर पाएगा उस पर्टिकुलर अटैक को। मॉडस ऑपरेंडी मतलब किस तरह का ऑपरेशन यूज़ किया गया है डिफरेंट क्राइम्स में, उसको भी जो है कंपेयर कर सकेगा। और कई तरह के जो है इन्वेस्टिगेशन जो हैं जो ज़रूरी होती हैं और एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो है हमारे को हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is basic structure doctrine. This topic is important for your polity section. So Chief Justice of India has recently refused to speak on the basic structure doctrine at a public function, saying that he would rather express his views through his judgments and not through a public pronouncement outside the court. So what is basic structure doctrine? So in 1973, a 13-judge constitution bench of Supreme Court had outlined this basic structure doctrine in Kesavananda Bharti case, that Article 368 of the Constitution does not permit Parliament to amend the basic framework of the document. Okay, so this historic ruling came out to be known as the basic structure doctrine. And how did it evolve? Let us see that. So in Golaknath case, 1967, the Supreme Court held that Parliament cannot curtail fundamental rights. But in Kesavananda Bharti case, it was the culmination of this conflict between judiciary and executive. So this case involved a fundamental rights case, and after hearing this case by 13 judges, the 13 judges upheld the validity of 24th Constitutional Amendment Act, and it said that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights, but it is not infinite. It cannot use this power to alter or destroy the basic structure of the Constitution. Okay, so that's how the basic structure doctrine evolved. So Parliament reacted to this judicially innovated doctrine by enacting the 42nd Amendment Act of 1976, saying that there is no limitation on the constituent power of Parliament to amend any part of the Constitution. So, but in response to that, the Supreme Court in Minerva Mills case of 1980 said that this provision will be invalidated because you are excluding judicial review from us, and it is also a part of basic feature of the Constitution. So again in Vaman Rao case of 1981, the Supreme Court said that doctrine of basic structure would apply to only those constitutional amendments which have been enacted after 24th April 1973, that is the day when Kesavananda Bharti case was pronounced. So which features of the Constitution constitute the basic structure? So there are certain components which have been recognized by judiciary in various cases to date, like supremacy of the Constitution, sovereign democratic and republican nature of the Constitution or our Indian polity, judicial review, separation of powers, rule of law, principle of equality, free and fair elections, etc.
Okay. So the next topic is World Spice Congress. This topic is important for your economy section. So recently, 14th edition of World Spice Congress began at Vashi in Navi Mumbai. So it was planned and conceived in 1990 as a forum for discussion and interaction between importers and exporters of spices. So it is the conglomeration of global spice industry, and since its inception, it has been organized under the leadership of Spices Board, Ministry of Commerce and Industry. So the theme of this year is Vision 2030 Spices. And if we look at Spices Board of India, then it was constituted on 26th February 1987 under the Spices Board Act of 1986, and it is functioning under the Ministry of Commerce and Industry. So it is responsible for the export promotion of 52 scheduled spices and the development of cardamom, that is the small and large spice. So this board is a link between Indian exporters and the importers abroad. Okay. So the next topic is Critical Raw Materials Act. This topic is important for your international relations. So European Union Parliament has recently voted in favor of the Critical Raw Material Act, and this act is basically meant for the raw materials which are of high economic importance for the EU, and they have a high risk of supply disruption. So at least 30 such critical raw materials have been identified, which include lithium, cobalt, nickel, rare earths, and magnesium. So the objective of this act is to increase and diversify the supply of critical raw materials and to strengthen circularity using recycling methods, even support through research and innovation, so as to also find and develop substitutes. So they have given a 2030 vision for domestic capacities. It says that 10% of our annual consumption should be met through extraction, 40% of our annual consumption should be met through processing, 15% should be recycled, and we should not be dependent more than 65% on a single third country. So this act also says that the companies which are producing these strategic technologies should have strategic stocks, so that in case of supply chain disruptions, the countries of EU would not suffer. So the next topic is digital birth certificates. This topic is important for your governance section. So according to a government notification, all reported births and deaths in the country will have to be digitally registered from Centre's portal from October 1st. So this if we look at the digital birth certificates, then this registration of births and deaths Act of 2023 has paved the way for digital birth certificates. It will be a single document which will be used for admission to educational institutions, application for driving licenses, government jobs, passports, or Aadhaar, voter enrollment, and registration of marriage, among others. So this centralized database will also update the National Population Register, ration card, property registration, and electoral rolls. It will be compulsory for states to register births and deaths on this portal. Okay. So what is the National Population Register? So it is a register which contains details of persons who usually reside in a village or rural area or town or ward or demarcated area. It was first prepared in 2010 and it was updated later on in 2015, and these rules have been framed under the Citizenship Act of 1955. So basically its objective is to create a comprehensive database of usual residents in the country. So the next topic is monoclonal antibodies. This topic is important for your science and tech section. So recently India has reached out to Australia seeking to restock monoclonal antibody doses to combat Nipah virus, because we have an emerging threat against this virus. So what are monoclonal antibodies? So these are basically proteins which are made in laboratories, and they act like proteins which are called the antibodies in our immune system or in our bodies, and they are part of our immune system. They seek out the antigens, let's say a virus, in this case the Nipah virus, and they stick to them in order to destroy them. Okay, so monoclonal refers to the fact that these antibodies created in the laboratory are only clones, and they are exact copies of just one antibody. Okay, in this case Nipah virus. So by producing this, by cloning a single type of immune cell known as B cell, we can generate large quantities of these identical antibodies, and these process also creates highly specific antibodies which are designed to recognize and bind to a particular target molecule with great precision. This is also significant because it reduces the risk of unintended side effects. So these can be used in a variety of medical applications, not just against a virus, but also against treatment of cancer,
autoimmune diseases, and infectious diseases. So what is the difference between monoclonal and polyclonal antibodies? Monoclonal, as the name suggests, it is just clones of one antibody and they bind to that one antigen only. But polyclonal means that we have several different types of immune cells, and they will bind to more than one antigen. Okay. So the next topic is Juno spacecraft. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Juno mission has completed its 53rd close flyby of Jupiter and sped past the giant uh, planet's volcanic moon, Io. So this Juno spacecraft was launched in 2011, and it embarked on a 5-year journey to the largest planet in our solar system. But towards the end of its primary mission, the objectives of this spacecraft evolved, and now it transitioned into a full Jupiter system explorer with flybys of Jovian moons. So it is understanding the origin and evolution of Jupiter, looking for a solid planetary core, mapping the magnetic field, measuring water and ammonia in its deep atmosphere, etc. So if we look at the moon of Jupiter, Io is the most volcanically active world in the solar system. It is slightly larger than our own moon, and it is tidally locked to Jupiter. It takes about 1.8 Earth days to rotate on its axis, and it has a very thin atmosphere which is primarily made of sulfur dioxide. So the next topic is Shantiniketan. This topic is important for your art and culture section. So Shantiniketan, which is the home of Nobel laureate Rabindranath Tagore in West Bengal, has been inscribed in UNESCO's World Heritage List. So this is the home of Rabindranath Tagore, and it is adorned with splendid sculptures, frescoes, murals, and paintings, which have been created by renowned artists like Rabindranath Tagore, Nandalal Bose, Ram Kinkar, Binod Bihari Mukhopadhyay, etc. So this is located in Birbhum district, where where some of the notable festivals are celebrated, like the Posh Mela, Joydev Mela, Basant Utsav, and the famous mystic ball singers. So one of the famous is the Briksharopan, which is a unique festival, and it occurs between August months. And the most famous one, of course, is the Posh Mela, which starts in mid of the December period, and which is also called the month of Posh. Okay, so what is UNESCO World Heritage Sites? So it is a landmark. UNESCO a World Heritage Site is a landmark or area with legal protection, and it has been recognized by UNESCO under the UNESCO World Heritage Convention, which was established in 1972. So UNESCO designates such sites which have cultural, historical, scientific or other forms of significance. So the sites are classified into 3 forms: cultural, natural, or mixed. So mixed means that these sites have both cultural and natural significance. So the next topic is TTP's based cybercrime investigation network. This topic is important for your security section. So IIT Kanpur has recently developed a TTP's based cybercrime investigation framework, and TTPs here stand for tactics, techniques, and procedures. So basically it's a term used for cybersecurity professionals to describe the behaviors, processes, actions, and strategies which are used by threat actors to develop threats and engage in cyber attacks. So this framework is a tool for apprehending such cyber criminals. It has been developed by iHub of Anti-IHAC Foundation at IIT Kanpur with support from Department of Science and Technology, and which has been giving this support under NMICPS. So this framework can help in tracking and classifying those cyber crimes, also help us to identify the chain of evidence which is required to solve the case, and also to map the evidence which would be required to convict those criminals. Okay, so this technology would be able to create the approximate crime execution path and suggest the crime path which can be based on the user derived set of keywords. It will also compare the mode of operations used in different cyber crimes. So it would be able to give us precise and rapid help us in leading to precise and rapid conviction of cyber criminals. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.